दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक समाज इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लोकसभा चुनाव के परिणाम जिस तरह से आए हैं और उत्तर प्रदेश में जो परिणाम विशेषकर आए हैं, उसको लेकर तमाम तरह की राजनीतिक चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में। और जहां विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में जो उन्हें लोकसभा में सफलता मिली है, उसको वे लगातार भुनाने की कोशिश में भी हैं और लगातार अनेक अवसरों पर वे खासतौर से फैजाबाद लोकसभा सीट का उदाहरण देते हैं कि किस तरह से फैजाबाद में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जीत मिली है। वहीं बीजेपी भी लगातार मंथन कर रही है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में जो वह उम्मीद कर रहे थे, जिस तरह की संभावना वह व्यक्त कर रहे थे, उस तरह से उन्हें सफलता नहीं मिली और बड़ी सीटों का उन्हें नुकसान हुआ। तो तमाम तरह की राजनीतिक जो चर्चाएं हैं उत्तर प्रदेश को लेकर लगातार केंद्रित हो रही हैं और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, उसकी दिशा और दशा क्या होगी, इन सब बातों पर आज हमारी चर्चा है। और आज इस हमारी चर्चा में बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ पुष्पेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अनेक वर्षों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है और अमर उजाला और हिंदुस्तान जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के संपादक रह चुके हैं। बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो सर, जैसे कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के पश्चात जिस तरह की राजनीति को देख पा रहे हैं, लगातार राजनीति में खास तौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर तमाम तरह की बातें लगातार की जा रही हैं। और चाहे बीजेपी की तरफ से एक बात हो या इंडिया गठबंधन की तरफ से अगर हम बात करें, विपक्षी दलों की राजनीति की बात करें, तो सभी अपने-अपने दावे आने वाले समय के लिए कर रहे हैं। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन को सफलता मिली है यूपी में, हालाँकि बहुत सारे निष्कर्ष की बात हो चुकी है, लगातार उन पे चर्चा बहुत सारी हो गई है। लेकिन उसके बावजूद भी यूपी की जो राजनीति है, देश की राजनीति को प्रभावित कर रही है। लगातार सभी राजनीतिक दलों की निगाहें यूपी में लगी हुई हैं। आने वाले समय में किस तरह की आप यूपी की राजनीति को देख पा रहे हैं? प्रशांत जी नमस्कार। आपके दर्शकों का भी मैं अभिवादन करता हूँ। और यूपी माहौल गर्म है। अभी तक इसका जवाब खोजा जा रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी। भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ और बनारस 2 सीटों को छोड़कर बाकी सीटों पर 2-2 बड़े पदाधिकारियों को, बड़े नेताओं को भेजा और इसकी कोशिश करी है खोजने की कारण कि भाई क्या कारण रहा, क्यों हार गए। तो उसमें बहुत सारे कारण निकल के आए, जिसमें ये था कि भाई जो विधायक और मंत्री थे, उन्होंने अपनी जी जान ताकत नहीं लगाई। अधिकारियों पे सुनवाई नहीं थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की। पर उसके अलावा जो महत्वपूर्ण कारण निकल के आया, वो जो 400 पार का नारा था, जो बूमरेंग हुआ और उससे ये मैसेज चला गया कि शायद संविधान बदल देंगे। दूसरी तरफ अखिलेश का पीडीए का नारा, तीसरी तरफ राहुल और अखिलेश का गठजोड़। देखिए, जब इंडिया ब्लॉक की या इंडिया की फॉर्मेशन हुई थी, तो जब जो सपना देखा गया था, वो देखा गया था कि 400 से ज़्यादा सीटों पर 1 वर्सेस 1 यानी बीजेपी के सामने एक संयुक्त प्रत्याशी खड़ा किया जाए। और ये जो सबसे बड़ा परिणाम यूपी में ये हुआ है, इसका एक ये बड़ा कारण है। हालांकि यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी को आप अ, अलग नहीं कर सकते, उसको याद करना ही पड़ेगा। उससे कई जगह गठबंधन को फायदा हुआ, तो कई जगह गठबंधन को नुकसान हुआ। कुछ जगह पे भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिला, कुछ जगह पे भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान भी हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि कुछ जगह ऐसे प्रत्याशी उतारे बहन मायावती ने, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान हुआ। तो उसको हम भुला नहीं सकते। लेकिन जो मोटी बात है वो ये है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का हाथ मिला लेना, पूरे जी जान से चुनाव लड़ना। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो शायद सतह पे नहीं आ रहे थे, लेकिन मन में लोगों के जरूर थे, और वो निराशा उन्होंने अपनी चुनाव में व्यक्त कर दी। भारतीय जनता पार्टी से जो भी उनकी निराशा थी, हालांकि वो अलग सवाल है कि योगी जी और केंद्र में कैसे संबंध है, वो भी एक सवाल उठता रहा। लेकिन मोटे तौर पे प्रशांत जी, आप ये मान लीजिए कि अगर इस लोकसभा चुनाव को आप आधार मान लें, तो 180 से ज्यादा सीटों पर सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने जीत हासिल की। यानी अगर विधानसभा चुनाव हो जाए तो बहुमत से कुछ ही दूर रह जाते, और उसमें निर्दल और दूसरे मिला ले तो काफी संभावना हो जाती। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश ने बहुत बड़े खतरे की घंटी बजा दी। अब भारतीय जनता पार्टी इसके लिए क्या करेगी, तो आप देखें कि वो जी जान से लग गए हैं। पहले दिन से चुनाव जीते या हारे, वो अगले चुनाव की तैयारी में पार्टी लग जाती है। और उन्होंने उसकी तैयारी इस रूप में शुरू कर दी कि कारण जो खोजने की जो तैयारी वो पूरी कर ली
और टीमों को भेज दिया, एक एक सीट पर भेजा, क्या क्या कारण रहे। अब बात यह है कि कारण तो आपने खोज लिए, बीमारी तो खोज ली, पर क्या आप इलाज कर पाएंगे? क्या आपके पास इलाज है कि उसका इलाज कर पाए? मुझे लगता है कि इसमें काफी दिक्कत आने वाली है। और अगर नेतृत्व की जो ये संदेश जाता रहेगा कि नेतृत्व में लड़ाई है और योगी जी और केंद्र में कुछ मतभेद है, या योगी जी को बदलने की बातें वो अफवाह है या जो भी है, वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये सारी बातें आगे आने वाले चुनावों पर प्रभाव डालेंगी। और अगर अखिलेश का और कांग्रेस का ये याराना और ये दोस्ती बनी रहती है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव से पहले बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, रोड मैप बनाना पड़ेगा, और कुछ ऐसे मुद्दे भी तलाशने पड़ेंगे जो नैरेटिव जाके चुनाव में काम करें। और दूसरी ओर इन्हें भी आसानी से घर नहीं बैठ जाना चाहिए कि अखिलेश और कांग्रेस ही जो है वो घर बैठ जाएं और सोचे कि अब तो जनता ही जिता देगी। उन्हें भी जमीन पर उतरकर बहुत से जो जनता की आवाज है या जो जनता के मुद्दे हैं, उनके साथ उन्हें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। सिर्फ ट्विटर पे या एसी रूम में बैठ के काम चलेगा नहीं प्रशांत। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ट्विटर या इसी रूम में बैठ के काम नहीं चलेगा। ज़मीन पर लगातार अपनी बातों को रखना पड़ेगा जनता के बीच जाकर, जभी आप इस सफलता को आगे तक ले जा सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में जिस तरह की बीजेपी के अंदर भी लगातार, जैसा आपने भी कहा कि बातें बहुत सारी आ रही हैं निकल के, अंदरूनी संघर्ष की या अंतर्कलह की जो बातें लगातार अखबारों में सुर्खियाँ बटोर रही हैं, उसमें आप कितनी सच्चाई देख पाते हैं? और आने वाले समय में बीजेपी के दृष्टिकोण से अगर देखें यूपी की राजनीति को, क्या उसमें कुछ बदलाव करने का, जैसे लोग लगातार चर्चा करते हैं, लगातार बातें अखबारों में भी आती हैं, समाचार पत्रों के अंदर भी, तो क्या इसमें कुछ सच्चाई है या केवल एक गॉसिप या राजनीतिक गलियारों की चर्चा मात्र है ये? क्या लगता है आपको इसके अंदर क्या तंत्र है, क्या वास्तविकता है इसकी? देखिए, हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, पर क्योंकि हम लोग विश्लेषक हैं या ऑब्जर्वर कह लीजिए कि भाई हम ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसे एनालाइज करते हैं, तो वसुंधरा राजे को हटाया गया, शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया, छत्तीसगढ़ से रमन सिंह को हटाया गया। तो ये सारी बातों को अगर आप याद करते हैं, तो फिर इसमें अपने आप संदेह होने लगता है कि जो बातें चली या जो चर्चाएं चली कि योगी जी को बदल दिया जाएगा, तो उन्हें आप एकदम से खारिज नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि वो 100% सही हो, पर उन बातों को याद जी, रखते हुए आप उन्हें खारिज नहीं कर सकते कि ये मात्र अफवाहें हैं। और बल्कि फर्क ये है कि वहां पे शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे अपने बल पर कितना जीत पाते थे, कितना नहीं, वो अलग बात है। लेकिन कम से कम यूपी में इसी लोकसभा चुनाव में मुझे लगता है कि अगर योगी जी को माइनस कर देते बीजेपी से, तो शायद भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और खराब होती। कुछ लोग उनके ज्यादा अनुयायी हो गए हैं अपेक्षाकृत मोदी जी के। कुछ ऐसे लोग हैं जो भाजपा समर्थक हैं कि वो योगी जी की प्रशंसा ज्यादा करते हैं, और इतना वो मोदी जी की प्रशंसा नहीं करते जितनी योगी जी की करते हैं। और लोकप्रियता में भी योगी आदित्यनाथ का नंबर काफी ऊंचे नंबर पर टेबल पे आता है। योगी जी की जो प्रशासनिक क्षमताएं हैं, जो उन्होंने काम किए हैं, वो भी आप देखिए कि कल हाथरस में तुरंत चले गए। और चाहे जो भी हो फैसला, भाई हादसा है, साजिश तो नहीं लगती, पर वो कहते हैं कि साजिश की भी हम जांच करेंगे, जो कि करनी भी चाहिए। पर उनका जी, आप मनोबल देखिए कि जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के और बड़े नेता बड़े बड़े मुद्दों पे, बड़ी बड़ी चीजों पे बात करने से बचते हैं और छुप जाते हैं, उन्होंने वहीं पर बैठ के लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो ये योगी जी का अद्भुत गुण है, जो उनकी पारदर्शिता है, वो उन्हें और ज्यादा लोकप्रिय बनाती है। पर खाली योगी जी के लोकप्रियता से और योगी जी के काम से दोबारा सत्ता उसी प्रचंड बहुमत से मिल जाए, ऐसा तो होता नहीं। उसके लिए तो और काम करने पड़ेंगे प्रशांत जी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि भाई बिल्कुल। आपको कुछ ना कुछ नए मुद्दे तलाशने होंगे, कुछ नैरेटिव्स लाने होंगे। और जो ये लाभार्थी वोट बैंक था, उसका हश्र तो लोकसभा चुनाव में देख लिया कि जिन्होंने लाभ लिया, क्या वाकई उन्होंने सबने वोट दिया, तो इस पर सबको शक है। उसके बाद जो और मुद्दे हैं यूपी के, भाई जिसमें विकास भी है,
और किसानों के मुद्दे हैं, तो वो बहुत आसानी से तो मतलब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाले हैं नहीं। तो आपने जो किसानों की बात करी है, किसानों की आमदनी की बात करी है, तो किसानों को आपको संतुष्ट करना होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर अभी भी बहुत अपेक्षाएं हैं उसमें, और उसमें संभावनाएं भी हैं कि उसको और बेहतर किया जा सके। समय कम है, तो क्या उतना काम भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी कि जिन्होंने दूसरी पार्टी को वोट दिया लोकसभा में, वो लौट कर आ जाए और भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। जो भाजपा का समर्थक है उसकी बात नहीं कर रहा भाई। अब तो आपको उधर से लाना पड़ेगा ना। उधर का जब तक वोट नहीं हिलेगा तब तक आपकी सरकार तो खतरे में है। जैसे मैंने बताया कि करीब अगर सही में गिने तो 187 के करीब है, पर हम 180 से कुछ ज्यादा मान लेते हैं जिन विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी हारी है ना। तो फिर ये खतरे की बात तो है, और इसके लिए खाली योगी काम कर पाए ऐसा भी नहीं होगा। आरएसएस को भी लगना होगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरे दमखम से जुटना पड़ेगा। मंत्रिमंडल में जो मंत्री हैं वो क्या करते हैं, वो लोगों से अपना सरोकार कैसे रखते हैं, जो जनप्रतिनिधि है यानी कि जो विधायक हैं वो लोगों की समस्या सुनते हैं नहीं सुनते, उनके मुद्दों पर ध्यान देते हैं नहीं देते, कितना वो पब्लिक में जाते हैं, ये सारी बातें बड़ी मैटर करेंगी। और अभी समय है, हो सकता है कि इससे सबक लेके लोकसभा चुनाव के परिणामों से भारतीय जनता पार्टी यूपी में कुछ नई चीजें शुरू करे, नए काम शुरू करे, और जनप्रतिनिधि अपना रवैया बदले, थोड़ा अधिकारी भी जो है वो जनता की आवाज को सुने, उनको दुत्कारे नहीं। और जो भाजपा का कार्यकर्ता है अगर वो सही मुद्दे पे जा रहा है तो अधिकारी उसकी सुनते या नहीं सुनते। तो कितना परिवर्तन इन चीजों में आता है ये बताएगा आगे चल के प्रशांत जी के होने वाला क्या है। देखिए भविष्यवाणी तो ना आप कर सकते ना मैं कर सकता, पर इतना ही है कि अगर लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखें तो 180 से ज्यादा सीटें विधानसभा की सीटें अगर देखें तो वो हारी हुई लगती है भाजपा की। और अगर यही माहौल बना तो बजाय प्लस होने के भारतीय जनता पार्टी के सपा गठबंधन और जो कांग्रेस का है उसका ज्यादा ग्राफ चढ़ता हुआ दिखाई देगा। और फिर लोकसभा चुनाव में तो बहुजन समाज पार्टी एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई, लेकिन विधानसभा चुनाव में तो वो ज्यादा असर डालेगी। विधानसभा चुनाव में तो ज्यादा असर डाल सकती है, और कहीं ना कहीं उनके विधायक कुछ जीत भी सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आने वाले दिनों में हमें देखनी है। देखेंगे किन किन सवालों का जवाब मिलता है, क्या क्या परिवर्तन आते हैं, ये देखेंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है इस समय पे कुछ ना कुछ नए मुद्दे हो जाते हैं ना। अब जैसे भाई राम मंदिर की बात हुई और वो फैजाबाद सीट हार भी गए भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उन्होंने कहा कि साहब हम अयोध्या विधानसभा सीट तो जीते हैं। पर अयोध्या विधानसभा में क्या हुआ, अभी जो मंदिर में पानी आया उसको लेके भी लोगों में रोष है। चाहे वो ये कहा गया भाई निर्माण अभी अधूरा था, पूरा नहीं है, जब उसकी एक और छत पड़ जाएगी तो फिर पानी नहीं आएगा। पर ये सारी बातें हैं जो भाजपा की छवि को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा। जी, 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 बिल्कुल। बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने कही और खासतौर से जब फैजाबाद का ज़िक्र किया। अच्छा, फैजाबाद लोकसभा सीट हारने का अगर राजनीतिक तौर पर कितना बड़ा नुकसान आप बीजेपी के लिए देखते हैं? प्रशांत जी ये परसेप्शन की बात है। परसेप्शन के लिए ये ज्यादा नुकसानदायक है। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता एक सीट आप हारे या जीते, पर क्योंकि आप भाई हिंदुत्व के अलंबरदार हैं और हिंदुत्व का परचम उठा के चलते हैं। वहां पे राम मंदिर भी बना 22 जनवरी को, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो आपको हमें भी ये लगा था कि ये तो सुनामी सी आ जाएगी और राम मंदिर का लोगों में उत्साह रहेगा, लेकिन उसकी तो गूंज क्या, उसकी तो आहट तक सुनाई नहीं थी लोकसभा चुनाव में। ऐसे लगा कि वो मुद्दा खत्म हो गया। यानी कि जो काम पूरा हो जाता है इसका मतलब वो मुद्दा नहीं रह जाता जनता के लिए। भाई आपने कहा था हम बनाएंगे, आपने बना दिया, काम खत्म, तो मुद्दा खत्म। तो ये फैजाबाद एक परसेप्शन की ज्यादा बड़ी बात है, बजाय इसके कि वो एक सीट है। पर जहाँ पे आपने इतना सब कुछ किया और वहां पर अगर आप हार जाते हैं तो फिर उसके लिए आपको आत्ममंथन तो करना ही पड़ेगा और ये सोचना ही पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो गया। बिल्कुल ठीक है बात है कि परसेप्शन की बड़ी भूमिका होती है राजनीति के अंदर। अच्छा, एक महत्वपूर्ण एक चर्चा और इस समय आ रही है निकल के, जिस तरह से अनुप्रिया पटेल इन्हें जो वक्तव्य दिए हैं अपने उत्तर प्रदेश सरकार पर लगातार निशाना साधा उन्होंने नौकरियों में आरक्षण को लेकर, और साथ ही अगर ओम प्रकाश राजभर की बात करें वह भी लगातार नाराजगी या अ, ऐसे जो तमाम सहयोगी दल हैं यूपी में भाजपा के वह अपनी अपनी नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। तो सहयोगी दलों का जो रुख जिस तरह से सामने आ रहा है, क्या ये भी कुछ राजनीति में बीजेपी के लिए परेशानी पैदा करने का कारण बन सकता है?
बेशक चाहे उनकी ताकत कम हो राजनीति में, लेकिन बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व लगातार उन्हें सहेज के रख रहा है। और उनकी अगर नाराजगी यूपी सरकार के प्रति वो व्यक्त कर रहे हैं, तो उसका किस तरह से आप देखते हैं? प्रशांत जी, मैं तो इसे फ्रस्ट्रेशन, हताशा के अलावा किसी और रूप में देखता हूँ। चाहे वो राजभर हो या अनुप्रिया पटेल हो, सिर्फ जाति आधारित राजनीति पे वो जिंदा है, और ये देश के लिए और हमारे लोकतंत्र के लिए कोई बहुत अच्छा संकेत तो है नहीं। अगर आप मुझसे निजी तौर पर पूछेंगे तो मैं तो चाहूंगा कि ये इस तरह की जो केवल जाति और बिरादरी से बनी हुई पार्टियां हैं ये खत्म हो जाए। लेकिन मेरे चाहने से ऐसा नहीं होगा, आपके चाहने से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारी बेड़ियां इतनी मजबूत है जाति और उसकी, कि वो बहुत आसानी से खत्म होने वाली है नहीं। लेकिन राजभर हो या अनुप्रिया पटेल हो, इनको इस बार बड़ी हताशा का सामना करना पड़ा। अनुप्रिया पटेल रॉबर्ट्सगंज की सीट हार गई, अपनी सीट पर मुश्किल वो जिता पाई, और राजभर अपने बेटे को, अरविंद राजभर को, नहीं जिता पाए। तो ये तो उनकी हताशा है। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी से वो नाराज है, मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को उनसे नाराज होना चाहिए। ये क्या है, तुम क्या नाराज हो गए भाई? तुम्हें मौका दिया, टिकट दी, जीत नहीं पाए, तो नाराजगी का कारण तो होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और इससे बड़ा संदेश ये हुआ कि आप देखिए कि अखिलेश का जो पीडीए का नारा था, जो हमें लग रहा था कि कुछ भी काम नहीं करेगा, पर उसने कहीं ना कहीं काम किया, और उसमें जो तड़का लग गया, वो छौंक लग गई 400 पार के नारे से संविधान बदलने की आशंका की। उसने सारे गेम को बदल के रख दिया, और ये सारे जो अनुप्रिया पटेल के मतदाता थे और इसके मतदाता थे, वो कहीं ना कहीं छिटक गए। प्लस जो लाभार्थी लाभार्थी कहा जाता है कि लाभार्थी आएंगे, तो वो लाभार्थियों को भी अब इतनी आदत पड़ गई है कि उन्हें वो अपना हक लगने लगा, और वो अब एहसान नहीं है। अब तो ये है कि 5 किलो के बजाय अगर 10 किलो अखिलेश देगा तो फिर अखिलेश के साथ चले जाएंगे, है ना? तो ये वाली बात है शांति। जी, जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो राजनीति में वो सारे नए-नए समीकरण कब बनते हैं, कैसे तरह बिगड़ते हैं और जनता किस तरह की आकांक्षाएँ राजनीतिक दलों से करती है। तो राजनीतिक दल भी लगातार ऐसे-ऐसे वादे करते हैं कि उनकी आकांक्षाएँ बढ़ जाती हैं, अपेक्षाएँ बढ़ जाती हैं। अच्छा, अगर पीडीए की जैसा आपने बात की, अगर विपक्षी दलों के दृष्टिकोण से हम बात करें और अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का जो कॉम्बिनेशन दिखाई दिया, जो समन्वय दिखाई दिया, उसने काफ़ी अच्छी तरह से इनके समर्थक वर्ग को इनसे इंटैक्ट भी रखा और अन्य दूसरा वर्ग जो बीजेपी के से जुड़ा हुआ था वोटर, वो उनके साथ आ गए। आने वाले समय में पीडीए की राजनीति को क्या यूपी में और मजबूती मिलेगी? और जिस तरह से बसपा कमजोर हुई है लोकसभा के अंदर, उसका क्या प्रभाव और कुछ दिखाई देगा इनके विपक्षी दलों के साथ? प्रशांत जी, देखिए, बड़ी बात अगर आप कर ही रहे हैं, तो मतलब हमें आजाद हुए इतने दिन हो गए, इतने बरस हो गए, लंबा समय बीत गया, और हम जातियों के बंधन में ही रहे और जाति के आधार पर ही वोट करें, ये बहुत उचित तो नहीं है। पर जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपके और हमारे हाथ में तो है नहीं। तो ये दुर्भाग्य है कि आज भी हम जातियों में बट के वोट देते हैं, बजाय राष्ट्र हित के, समाज हित के या व्यापक हित के मुद्दों के बजाय जातियों पे बात करते हैं, और सब कुछ करना पड़ रहा है। पर आपको याद होगा कि अभी जो नगीना से जीते आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर, रावण भी कहते हैं उन्हें, चंद्रशेखर आजाद भी कहते हैं, उन्होंने मूलभूत मुद्दा वही उठा दिया कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी दलितों की क्या स्थिति है। कहीं पर उन्हें मूछ रखने नहीं दी जाती, कहीं पर घोड़ी पे बारात नहीं चढ़ने दी जाती। तो जिस देश में अभी तक ऐसी स्थिति हो, भेदभाव की और छुआछूत की या दूसरी बातें, तो वहां पर ये बिरादरियों का महत्व तो इसीलिए बढ़ जाता है कि जो उन्हें लुभा ले जाता है वो उसके साथ चले जाते हैं, और उन्हें लगता है कि यहाँ पर उनका ज्यादा प्रतिनिधित्व हो जाएगा या उनके हितों का संरक्षण हो जाएगा। और हितों के संरक्षण में भी बहुत सी बातें जो है ना अनुचित होने लगी। आरक्षण भी अगर था तो उसकी एक समय अवधि थी, लेकिन अब आप देखिए कि आरक्षण तो और बढ़ाया जा रहा है, जबकि तय तो ये था कि भाई आरक्षण समय के साथ धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो हमारे लोकतंत्र की और हमारे देश की ऐसी बीमारियां हैं, जिन बीमारियों को न जाने कौन आके दूर करेगा, या समय के साथ धीरे धीरे ये ठीक होंगी। पर जातीय राजनीति को मैं तो अपनी स्वीकृति नहीं देता प्रशांत जी, और ना मैं ये कह सकता हूँ कि वो किधर जाएंगे। पर हाँ, वो जल्दी जल्दी अपना मन बदलते हैं, और जब उन्हें लगा कि आरक्षण समाप्त हो रहा है या संविधान बदला जा सकता है जिससे आरक्षण पर असर पड़ेगा, तो आपने उनका बदलता हुआ रूप देख लिया। तो वो हर कोई अपने हित देखना चाहता है लोकतंत्र में, और लोकतंत्र में भाई संख्या मायने भी रखती है। तो जब संख्या बल मायने रखेगा तो फिर ऐसा ही होता रहेगा, लेकिन धीरे धीरे ये जातियों वाली दीवारें टूटनी चाहिए, ये मेरा
जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इस तरह की जो विकास के नाम पे या डेवलपमेंट के नाम पे अगर पूरा राजनीति केंद्रित हो जाए तो लोगों का जो जीवन है वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। लेकिन धार्मिक और जातिगत समीकरण ऐसे हमारे देश की राजनीति में हावी हैं कि उनसे कोई भी पार्टी ना तो बाहर निकलना चाहती है और ना ही वोटर निकलना चाहता। वो लगातार इन मुद्दों के आधार पर ही वोट अपना पूरी वोट पूरा देता, समर्थन देता राजनीतिक दलों को। तो कार्यक्रम के अंत में आते हैं, जैसे कि मायावती जी की राजनीति की अगर बात करें, जिस तरह से उनके भतीजे आनंद जो आनंद आकाश आनंद, उनको लेकर बहुत सारी चर्चाएँ लोकसभा चुनाव में रहीं। उन्होंने उन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया, चुनाव प्रचार में वह गए। उसके बाद एकाएक बीच में उन्होंने उन्हें विथड्रॉ कर दिया और फिर दोबारा से उन्हें वह राजनीति में मुख्यधारा में ले आई और उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो बसपा की जो राजनीति है भविष्य की, उसको किस तरह से आप पूरा विश्लेषण करेंगे? किस तरह से आप देख पा रहे हैं बसपा के अंदर चल रहा है बदलाव का दौर है एक राजनीति का? या जो नई पीढ़ी का बदलाव अंदर आ रहा, आकाश आनंद को ज़िम्मेदारी उन्होंने दोबारा से दी है। यह किस तरह का उनका फैसला था जिस तरह से उन्होंने दोबारा पलटा फैसला अपना और बसपा की अंदरूनी राजनीति को किस तरह से आप पूरा देख पा रहे हैं? प्रशांत जी देखिए कि ये जो इस तरह की क्षेत्रीय पार्टियां हैं या छोटी पार्टियां हैं, ये जितना सत्ता से दूर होती हैं उतना ये सिकुड़ती चली जाती है। या आप मायावती के भी एक उदाहरण ले सकते हैं, और अगर और उदाहरण कोई लेना चाहे तो पश्चिम यूपी में आप हम बैठे हैं तो लोकदल का उदाहरण ले सकते हैं। जितना ये सत्ता से दूर होते चले गए थे तो इनकी पार्टी कहाँ सिमट रही थी, और अब दोबारा से जब से गठबंधन में आए या पहले 9 विधायक जिताए और फिर भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया, तो जो इनका जोश और उत्साह है समर्थकों का पार्टी का वो अलग है। वहां पर दूसरी ओर वो सिमटती जा रही है मायावती, तो उनका मनोबल किस स्थिति का होगा। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार तो खुद मायावती है। पहली बात तो ये कि वो बड़े असमंजस में रहती है। ये पता ही नहीं चल रहा कि वो चाहती क्या है, वो करना क्या चाहती है। अब आप देखिए कि 2019 के चुनाव में अगर सबसे ज्यादा फायदा हुआ था तो मायावती को हुआ था। उनके 10 सांसद जीत गए थे भाई गठबंधन की वजह से, और इस बार वो गठबंधन से बाहर है। तो वोट आपका शिफ्ट नहीं होता या वोट दूसरे का शिफ्ट नहीं होता। आप कहती है दूसरे का वोट शिफ्ट नहीं होता उनकी तरफ। तो ये सारे मुद्दे हैं जिस पे उन्हें विचार करना पड़ेगा। और कमान जो है वो हालांकि आनंद को देते हैं तो परिवार के हाथ में कमान रहती है, पर यह माना जा सकता है कि एक युवा है, उत्साह से भरे हुए हैं, विदेश में पढ़े हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उनकी विचारधारा उतनी संकुचित नहीं होगी, उतने संकीर्ण नहीं होंगे विचार। तो हो सकता है वो कुछ युवाओं को अपने साथ ला सके, या मुझे लगता है कि ये व्यवस्था भी थी मायावती की, क्योंकि सामने चंद्रशेखर रावण आ चुके हैं, नगीना से जीत गए, वहीं से आनंद को लॉन्च किया था। तो एक व्यवस्था भी हो गई कि नेतृत्व में युवा भागीदारी को बढ़ाया जाए। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। विवशताएँ भी हैं राजनीति की काफ़ी सारी, जो लगातार ऐसे फैसले भी करवाते हैं पार्टियों के। और इन्हीं शब्दों के साथ आगे चर्चा को विराम भी देता हूँ। जिस तरह से आपने पूरे राजनीतिक जो विमर्श है उत्तर प्रदेश का, जिस तरह से उसके विश्लेषण किया है और पूरे प्रदेशों का आपने पूरा रेखांकित किया है, मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा ज़रूर पसंद आएगी। और मैं आपका भी आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों से समय निकाला। आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे वैसे आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएँ, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।